घर में जो थे तो उनको मैं देखती थी, वो गॉसिपिंग करते थे, गलत शब्द बोलते थे, कंप्लेन करते थे। हिपोक्रेसी, मतलब एक तरफ आप भगवान को प्रे कर रहे हो और एक तरफ से आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से और भगवान से मैं गुस्सा थी कि भगवान क्यों हमको हेल्प नहीं कर रहा है। बाहर के समाज में मैं देखती थी कि अलग अलग समुदाय के लोग थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी। घर में लोग झगड़ रहे अपने परिवार के साथ और बाहर झगड़ रहे हैं। मंदिरों में इतनी भीड़ है भगवान के पास, तो वेयर इज गॉड। जैसे ही मैं सांसों पे ध्यान दी, मेरे दोनों हाथ ऐसे लॉक हो गए। 3 घंटे के लिए मैं ध्यान में रही और ऐसा मुझे लगा कि कोई बिजली का करंट मेरे शरीर में यहाँ से एंटर हो रहा है। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर शरीर धारण करती है अलग अलग अनुभवों को लेने के लिए, अपने जीवन में और क्लैरिटी लेने के लिए। जो उसके अनसुलझे प्रश्न होते हैं उनको सुलझाने के लिए वो धरती पर आती है। अपने कर्मों को पूरा करने के लिए वो धरती पर आती है। उसके साथ साथ वो अपने परिवारजन भी डिसाइड करती है, परिस्थितियाँ भी सोचती है किस प्रकार से, चाहे वो कष्ट हो या सुखमय जीवन हो, दोनों को ही वो साथ लेकर आती है। तो आज हम मिलेंगे स्वाति पोन्नाला जी से, जो कि 2010 से ध्यान कर रही हैं, इस समय बिहार में रहती है। उनका एक जीवन का बहुत अनसुलझा प्रश्न था कि भगवान कौन है जो मूर्ति में बना रहता है, जो धरती पर आए मनुष्यों के दर्द को नहीं देखता, उनसे बातें नहीं करता, परंतु कैसे इन सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने अपनी इस जीवन की यात्रा में समझे। वो पूरी तरह से समझ पाई कि कोई अनजानी शक्ति है जो हमारे पीछे काम करती है और हमें हमारे मार्गदर्शक बनकर आगे लेती चली जाती है। तो उन्हीं से सुनते हैं उनकी ये जीवन की यात्रा को, आत्मा की यात्रा को। स्वागत करते हैं उनका। स्वाति जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा में। नमस्ते, थैंक यू सो मच। स्वाति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जन्म किस परिवार में, आपके माता पिता कौन थे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा जन्म सूरत, गुजरात में हुआ था। मेरे पापा का नाम रामनाथ पुन्नाला है, मम्मी का नाम राजेश्वरी पुन्नाला है। पापा बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। हमारा एक जॉइंट फैमिली था और बहुत अद्भुत, मतलब एक परिवार था जिसमें हंसी खुशी भी थी, खट्टे मीठे पल भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट एज अ चाइल्ड मुझे बहुत प्यार मिला सबसे, सब एक परिवार से, और पापा के साइड से भी और जो नानी के साइड में, जो मेरे नाना नानी मामा मामी, सबके साइड से। तो एज अ चाइल्ड तो सब बढ़िया चल रहा था। जो मुझे मेरे माहौल में बहुत सारी चीज़ें जो चलती थी, तो मैं एज अ चाइल्ड बहुत नोटिस करती थी। मैं देखती थी कि बहुत खुशनुमा माहौल कभी कभी रहता था, कभी कभी घर में गुस्सा रहता था या आपस में कोई ना कोई झगड़ा किसी किसी मुद्दे पे चलता था। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये हो क्या रहा है। तो मेजरली जो मैंने नोटिस किया कि मेरी माँ घर सुबह से लेके शाम तक एक नौकरानी बोलो या सर्वेंट की तरह काम करती थी, क्योंकि घर में 10-12 लोग थे, कोई मशीन ऐसा कुछ नहीं था, सारा हाथ से सबका खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, इतना बड़ा घर था। तो मैं मम्मी को पूरा सेवा करते हुए मैंने देखा, मेरी माँ को। और मेरे पापा एक घर के सबसे बड़े थे, तो उनके पीछे 2
मेरे चाचा थे, 3 बुआ थी, तो सबका शादी उन्होंने ही किया, सबका ख़्याल रखा, उनके बच्चे हुए। तो एज़ मतलब बड़े व्यक्ति उन्होंने आर्थिक रूप से वही एक पैसा कमाने वाले थे, तो पूरी फैमिली मेरे पापा पे निर्भर थी, जॉइंट फैमिली। तो मैं मेरे पापा से बहुत ज़्यादा प्रभावित इस बात से होती थी, क्योंकि पापा बताते थे कि जब उनकी 12 साल की उम्र थी, तब उनकी माँ का डेथ हो गया था। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो बड़े बेटे थे, तो पीछे 2 भाई थे और एक बुआ थी हमारी। तो उनको बड़ा करना, तो उन्होंने मतलब पढ़ने में वो बहुत इच्छुक थे आगे, बट गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाए। वो तेलंगाना से वो माइग्रेट होके दादा और पापा और पूरी फैमिली सूरत में सेटल्ड हो गए। तो बहुत गरीबी में उन्होंने सूरत में आके 2 रुपये की रोज़ की जो कमाई होती है, उससे एज़ अ वर्कर उन्होंने सूरत के फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू किया। और पापा बताते हैं कि वो इतना कंसंट्रेशन से सारी चीज़ें सीख लेते थे कि आज वो 3 फैक्ट्री के मालिक बन गए हैं। तो उनका यही मैसेज था कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क और ईमानदारी से आप जो चाहते हो, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। आप भले ही जन्म गरीबी में हुई है, बट आपका चॉइस है कि आप अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। तो ये मैं पापा को बहुत, मतलब मेरे लिए मेरे पापा हीरो थे बचपन से। और मम्मी को ऑनेस्टली मैं इतना इम्पोर्टेंस, क्योंकि एज अ चाइल्ड हम बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा देखते हैं, तो मम्मी पूरा घर में बिज़ी रहती थी। तो बट एक चीज़ मेरी मेमोरी थी कि वो बहुत प्यार से मुझे खाना बना के खिलाती थी। तो मैं इतना ज़्यादा महत्व मम्मी को कॉन्शियसली नहीं दे पाती थी। हाँ, मम्मी है, खाना दे दिया, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से फैमिली रहा। एक इंसिडेंट जो चैलेंज एज़ अ चाइल्ड मैंने फेस किया, वो ये था कि एक बार मेरी माँ को मैंने रोते हुए देखा। तो मम्मा को पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो मम्मी ने बोला कि देखो बेटा, मैं इतना घर का पूरा काम करती हूँ, ये करती हूँ, मुझे बोला जा रहा है कि तुमने 3 बेटियों को जन्म दिया है और इस मतलब परिवार को आगे बढ़ाने का कोई मतलब वारसदार नहीं है लड़का, तो मतलब आपके पापा की दूसरी शादी कराने का प्लान कर रहे हैं। मैंने बोला किसने बोला ये बात? तो बोले कि आपके दादाजी बोल रहे हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आया। मेरे को इतना बुरा लगा कि हम 3 बेटियां हैं और मम्मी है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लड़की का मतलब उनकी दृष्टि में कुछ वैल्यू नहीं है। बट मैं उन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में गई मेरे दादा के पास। मैंने बोला दादाजी, बहुत बढ़िया आइडिया है आपका दूसरी शादी का, क्योंकि आपने दूसरी शादी की और सेकेंड टाइम आपकी 2 बेटियां हुई है, तो आप ही इस परिवार की लेगेसी को बढ़ाइए और तीसरी शादी आप कर लीजिए। खबरदार मेरे पापा की दूसरी शादी के बारे में आपने सोचा तो। ये मैंने बोल दिया। तो ये चलता रहा। मेरे मम्मी पापा हमेशा बहुत क्लियर मैसेज मेरे को दिया कि जैसे मेरे पापा प्यार से कभी बिठा के बोलते थे कि देखो आपकी मम्मी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं दादा दादी, क्योंकि आपकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको घर का काम करना पड़ता है और सही से उनसे व्यवहार नहीं करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो सुनना पड़ता है आपकी मम्मी को। तो इसका एक ही रास्ता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने पैरों पे खड़ी रहो और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे पढ़ाई के लिए। एंड सिमिलरली मम्मी की अपनी एक स्टोरी थी कि देखो तुम्हारे पापा इतना कमाते हैं, पर मेरे पास आते आते एक भी रुपया बचता नहीं है। मेरी इतनी इच्छाएं है कि मैं कुछ ज्वेलरी खरीदूँ, या शादी में सब लोग इतना पहन के आते हैं, मेरे पास कुछ नहीं होता पहनने के लिए, तो हम मांगना पड़ता है तो मिलता नहीं है। तो मेरी इच्छाएं दबा के मैंने जिया है। मेरी जवानी चली गई, अब बुढ़ापे में लेके आ रहे हैं गिफ्ट, तो क्या करूँ? तो उनका था कि बेटा तुम इतना पढ़ाई करके, तुम्हारी खुद की जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, तुम खुद अपना पैसा खर्च करके अपना इच्छा पूरा करो, ना ही कि तुम डिपेंडेंट रहो अपने हस्बैंड पे। तो इस तरीके से दोनों ने अपना अपना एंगल दिखा के मुझे एक बहुत क्लियर गोल दिखाया कि शादी से पहले किसी भी हालत में आपको आत्मनिर्भर बनना है। दैट वाज वेरी क्लियर गोल। तो मैं भी अलाइंड थी उस गोल से। तो मेजरली यही था मेरा बचपन में। एक चीज़ और मैं नोटिस करती थी
कि घर वाले बहुत रिलीजियस थे। मेरे पापा साईं भगवान को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। हम भी उनके साथ कभी कभी मंदिर जाके जल चढ़ाते थे, इतनी भीड़ देखते थे। तो और घर में भी बहुत सारी पूजाएं होती थी, मेरी मम्मी उपवास करते थे, दादा दादी सब लोग करते थे। तो मैं वो सब तो प्रक्रिया एंजॉय करती थी, बट उसके बाद जो होता था वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग रहता था कि जिस भगवान को इतना हम लोग पूज रहे हैं वो मूर्ति में बैठे हुए हैं। और मेरे घर में सभी भगवान के फोटोज थे, मतलब कृष्ण से लेके सबके, मतलब दीवारों पे तो सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, या फिर फोटो में तो आंखें बंद है या मूर्ति में भी है। तो मैंने ये नोटिस किया कि घर में जॉइंट फैमिली है तो इतने सारे मुद्दे होते हैं, सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, कमाने वाला एक है तो बहुत सारे झगड़े मतलब अलग अलग मुद्दे पे चलते थे। तो और मेरे जो घर में जो दादा दादी या लोग थे तो उनको मैं देखती थी, वो गॉसिपिंग करते थे, गलत शब्द बोलते थे, कंप्लेन करते थे। तो मैं देखती थी कि हिपोक्रेसी, मतलब एक तरफ आप भगवान को प्रे कर रहे हो और एक तरफ से आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से और भगवान से मैं गुस्सा थी कि भगवान क्यों हमको हेल्प नहीं कर रहा है, इतना प्रॉब्लम्स में हम क्यों फंसे हैं। और एक भगवान होते तो जाके हम उनको बोलते, इतने सारे भगवान क्यों हैं, ये भी एक मेरा क्वेश्चन था। और बाहर के समाज में मैं देखती थी कि अलग अलग समुदाय के लोग थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी। तो मैं देखती थी कि घर में लोग झगड़ रहे हैं अपने परिवार के साथ और बाहर झगड़ रहे हैं। एंड मैं देखती थी मंदिरों में इतनी भीड़ है भगवान के पास, तो वेयर इज गॉड। मैं उनको देखती हूँ वो आंखें बंद करके एकदम बैठे हुए हैं कि जिससे कोई पड़ी ही नहीं है, तुम मरो, तुम कुछ भी हो जाए, तुम्हारे दुख से हमको कोई मतलब नहीं हुआ, आंखें बंद करके बैठे हुए। तो ये क्वेश्चन था कि आंखें बंद करके क्यों बैठे हो आप हमें क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो, एंड ये हम लोग धरती पे क्यों आए हैं, आपकी आपकी बिना मदद की हम कैसे ये दुनिया चलेगी करके। बेसिकली मैं टोटली कट ऑफ थी बचपन में। भगवान का कॉन्सेप्ट कोई बोल देते तो मत बात करो, वो है ही नहीं, तो है तो प्रॉब्लम्स क्यों है, दुख से हमको हेल्प करता भगवान तो नहीं है, तो अगर है तो मैं मिलना चाहूँगी और उनसे बात करना चाहूँगी। तो ये मेरा बहुत क्लियर था, बचपन से ही आपकी ये धारणा थी हाँ, कि भगवान नहीं है, नहीं है, भगवान अगर होते तो हेल्प करते, ये मेरी धारणा थी। तो इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी बड़ी हुई, कुछ इंसिडेंट एक हुआ, जैसे मेरे गांव में बलि चढ़ाया जाता था। तो हालांकि देखो ऑनेस्टली मैंने नॉनवेज खाया हुआ है, चिकन मटन जो घर में खाते थे, है हिंदू परिवार पर खाते थे, तो मैं भी बहुत एंजॉय करके खाती थी। बट मैंने गांव में देखा कि एक दिन जिंदा एक छोटी सी बकरी की बच्चे को इसका सर हटा दिया गया, इतनी मतलब 50-100 लोगों के बीच में, एज ए बहुत बड़ी मतलब बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ऐसे करके सबके सामने वो हो रहा है, कोई माता जी का बलि, माता जी के प्रसाद के लिए। तो ऐसे काटा मैंने देखा, फिर उसके दिल को ऐसे निकाल के सबको ऐसे दिखा रहा है, वो दिल धड़क रहा है। उस दृश्य को देख के मैं वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि मैं ये मानने के लिए नहीं तैयार थी कि कोई एक जिंदा प्राणी को इस तरीके से काट के हम इसे हरकत कर सकते हैं। मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगा, फिर भूल गई, वो मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ हो गया, फिर मैं खाने लगी। तो बट पर्सनली मुझे वो एक्टिविटी पसंद नहीं आई। जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई, मुझे ये समझ में आ रहा था कि भगवान है पर ये रूप में तो नहीं है, और जानवरों के साथ भी इसे व्यवहार कभी पसंद आता था, कभी हम भूल जाते थे। अब जैसे मैं लाइफ में जैसे मैं आगे पढ़ाई के बारे में और फोकस करने लगी, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मिडिल क्लास फैमिली में थे, तो हम अंग्रेज़ी मीडियम में शुरुआत में मेरी एडमिशन नहीं हुई थी। हालांकि मैं 5th-7th क्लास के बाद पापा का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो गया, बोले कि 7th क्लास में बेटा तुमको अंग्रेज़ी मीडियम में डालता हूँ। तो मैंने बोला पापा अभी बीच में ट्रैक चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैंने पता किया कि आफ्टर 12th आप ट्रैक चेंज कर सकते हो लैंग्वेज का, तो ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ ना कि
गोल तो बड़ा था कि पढ़ना है और नौकरी का लानी है, तो क्या ऐसा पढ़ाई करेंगे तो जल्दी अच्छी नौकरी मिलेगी। तो हमने गोल रखा था कि अभी हम एमबीए करेंगे और आगे या तो बिजनेस में पापा को हेल्प करेंगे या खुद का बिजनेस करेंगे या फिर किसी कंपनी में जॉब करेंगे, बिजनेस लाइन में जाना है। तो उसके लिए सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। तो गोल तो मैंने 12th क्लास में फिक्स कर लिया था, बट आगे रास्ता डर लग रहा था कि अब कठिन है, क्योंकि सारे अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के बीच में पढ़ना है। तो इस गोल के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। इस बीच में मेरे को 12th क्लास में ही 10th से 12th के बीच में मेरे 2 एक्सीडेंट हो गए थे। तो उससे वो 2 एक्सीडेंट मेरे होने से पहले मैंने ऑलरेडी 3-4 एक्सीडेंट मैंने देखे थे। सेम एक्सीडेंट सेम गति से उन 3 लोगों की मौत मैंने देख ली थी। उसके बाद मेरे 2 एक्सीडेंट हुए, तो मेरा मृत्यु तो निश्चित था, बट मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने इसे उठा के मुझे सेफली डिवाइडर, दोनों बार डिवाइडर पे मैं टकरा के मर सकती थी, बट डिवाइडर जहाँ एंड हुआ वहाँ पे मैं गिरी हूँ। तो मुझे एक बहुत क्लियर मैसेज था कि मेरा जीवन का कुछ मकसद है, इसीलिए मैं बची हूँ, नहीं तो मैं भी जा सकती थी। बहुत 1 सेकंड का तो बात था, जैसे इतने लोग मर गए मेरे सामने। तो वो मुझे अदृश्य शक्ति का पहले एहसास हुआ कि कोई है जो मुझे हेल्प कर रहा है। दूसरी बार अदृश्य शक्ति का जो मुझे एहसास हुआ वो क्या था, क्योंकि पढ़ना था तो मैं इतना, मेरा गोल था कि टॉप करना है अब स्कूल में पढ़ाई में। तो 12th बोर्ड था, तो रात को मैं सिर्फ 3-4 घंटे मतलब सोती थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो लोगों को मेरा मार्क्स देख के लगता था कि मैं गुजरात में बोर्ड में टॉप करूँगी, तो इतना मेरा कमांड हो चुका था। बट एग्ज़ाम की एग्जैक्टली 1 दिन पहले मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे को लूज़ मोशंस हुए, वॉमिटिंग हुई, बॉडी में शक्ति ही नहीं थी लूज़ मोशंस एंड वॉमिटिंग के कारण। रात को तो मैंने सलाइन लगा के मतलब अपने आप को बैलेंस किया, बट इतनी भी शक्ति नहीं थी एग्जामिनेशन हॉल में कि मैं कुछ लिख पाऊँ, क्योंकि लिख नहीं पा रही थी। सडनली मैंने देखा कि इनविजिबल एक एनर्जी आके बहुत स्पीड, अब उस 3 घंटे में मैं फुल ऑफ एनर्जी थी, मतलब बॉडी लेवल पे कुछ नहीं था बट लिखने के लेवल पे। और क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा हुआ था सब्जेक्ट, तो मुझे सब कुछ याद आ रहा था, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो हम बहुत स्पीड से लिखना शुरू किए। बहुत स्पीड नहीं थी बट मीडियम स्पीड थी, और पूरा पेपर मैंने अटेंड किया। जैसे ही मैं फर्स्ट एग्जाम लिख के, मेरे को वाओ अमेजिंग, मैंने पूरा पेपर लिखा, मतलब इतनी बुखार में। जैसे ही बाहर आई फिर बेहोश हो गई मेरे पापा के ऊपर, क्योंकि शक्ति नहीं थी। फिर से सलाइन चढ़ाने के लिए गए, तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो पापा समझ गए कि इसको सलाइन चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा वो बेटर हो रही है। तो फिर अगले दिन भी मेरे अंदर सेम एनर्जी नहीं थी। तो 6 पेपर मैंने फुल ऑफ एनर्जी के साथ, कुछ एनर्जी ने पेपर वो लिख रहे थे। तो मैं एकदम शॉक में रह गई कि वो 3 घंटे में बिल्कुल होश में हूँ लिखने के लिए, और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आ रही हूँ तो मैं गिर रही हूँ, मैं बिल्कुल मतलब कॉन्शियस नहीं हूँ अपने आप में। तो ये मेरी सेकंड सबसे बड़ी हेल्प थी। तो अब मेरे अंदर सवाल आने लगा कि ये अदृश्य शक्ति कौन है जो मुझे हेल्प कर रही है, एक्सीडेंट में भी और एग्जामिनेशन में भी। तो अब मेरे अंदर एक और क्लियर सवाल आने लगा कि ये क्या है, मुझे पता करना है। अब 12th एग्जामिनेशन के बाद अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं आखिर बीमार क्यों पड़ी, मेरी बीमारी का कारण क्या है। पापा, क्योंकि अभी मैंने 12th एग्जाम जस्ट पास किया है, कंप्लीट किया है, आगे मैंने ऑलरेडी गोल बनाया है कि मुझे इस लाइन में जाना है, बट चैलेंजेस है ये भी मुझे पता है। इस बीच में मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो अब मेरा गोल था कि वेट लॉस तो करना है और बीमार वापस नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे आगे बहुत पढ़ाई करनी है। तो मैं जानना चाहती थी कि मुख्य कारण क्या है जिसके वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। तो आसनास, योगासनास सुबह 5 से 7 में बाबा रामदेव जी जो सिखाते थे वो करती थी। बट इस बीच में उनके बहुत सारे टॉक्स होते थे जिसमें वो क्लियरली बताते थे कि आपकी बीमारी का मूल कारण आपका मांसाहार है, आप शाकाहारी बनिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। तो ये बात सबकॉन्शियसली मैं समझ गई थी, क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए थे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं भी बनती हूँ शाकाहारी, बट हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि
इतना वो चीज़ बचपन से खाया हुआ है अटैचमेंट कि हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि आपकी फेवरेट चीज़ें कैसे छोड़ दोगे। उन खाने से मैं बहुत अटैच थी। तो अब आया रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का, मेरी आत्मा का अनुभव अब आया 2006 में। मेरी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम थी, तो वहाँ पे क्लियर होने के बाद 3-4 महीने के बाद मेरा ग्रेजुएशन मतलब मैं ज्वाइन होना था 2006 में। तो उस बीच में मैंने 6 महीने पूरे योगासनास करके डिसीजन ले लिया था कि मुझे करना है। तो मतलब योगा करने के 6 महीने के बाद हम फुल्ली कॉन्फिडेंट थे, बेटर फील कर रहे थे। कभी शाकाहार लेते थे, कभी मांसाहार लेते थे, तो बेनिफिट तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, बट अब मुझे डिसीजन लेना था जो मैं ले नहीं रही थी। तो अब क्या हुआ ना कि आई थिंक 1 जनवरी 2007 को मैं आराम से बड़े शौक से चिकन खा रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, और मैं एक टीवी चैनल में एक दृश्य देख रही हूँ जहाँ पे एक गाय को इतना मार मार के गांव वालों ने उसको मार डाला कि उसकी बॉडी पे पूरा खून था। और मैं वो देख के मैं बहुत ज़्यादा दुख में चली गई कि कैसे उसको मारा है और इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं इंसान। ये मैंने अंदर से सवाल पूछा, मेरे अंदर से सवाल आया, आप भी तो वही कर रहे हो, देखिए आप क्या खा रहे हो, आप भी इसका हिस्सा हैं। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा कोई इमेजिनेशन है करके मैंने इग्नोर मारा वो अंदर की आवाज़ को। फिर मज़े से खा रही हूँ। फिर अंदर से आवाज़ आया, मेरी ही आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है, स्वाति इनफ इज़ इनफ, ये अब आप नहीं खाएंगे, आपका कोटा पूरा होता है खाने का। इतना जोर से वो आवाज है, पहले तो वो बहुत सॉफ्ट आवाज थी और दूसरी बार वो एकदम गुस्से में और जोर से आया। हम बिल्कुल समझ गए कि मेरी आत्मा मेरे को क्लियरली आवाज दे रही है कि अब मुझे मांसाहार नहीं करना है। एंड उसी पल मैंने अंदर से अनुभव किया कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है और मुझे शाकाहारी बनना चाहिए। तो हमने तुरंत वो निर्णय लिया और मम्मी को जाके बताया कि मम्मी आज से मैं नहीं खाऊंगी। मम्मी बोली कि इज इट, तुम ही हो, तुम ही सबसे ज़्यादा घर में खाती हो, तो संभव है तुम कर पाओगी। मैंने बोला हाँ मम्मी मैं कर लूँगी। और सब लोग घर में खाते थे। एक मेजर क्वेश्चन ये आया कि चलो ठीक है आप नहीं खा रहे हैं, बट आपकी शादी कैसे होगी। हमारे समाज में तो हर कोई लड़का नॉन वेजिटेरियन ही है। मैंने बोला कि देखो करूँगी तो मैं शाकाहारी से करूँगी, और ये सवाल अभी राइट नहीं है, राइट समय नहीं, इस पर हम नहीं सोचेंगे। करूँगी तो शाकाहारी से करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, और इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। वो करके वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो आप यहाँ से आप मांसाहार से शाकाहार में जी परिवर्तित हो गए। जी जी जी। आगे वो कितनी देर कंटिन्यू रहा इसके बारे में जानते हैं? इस बीच में मुझे बहुत सपने आए कि कुछ लोग मुझे नॉनवेज खिलाने की कोशिश कर रहे हैं एस्ट्रली, तो मैंने हर वो सपने में उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो आज मुझे समझ में आता है कि कोई डिसीजन लेते हैं तो एस्ट्रल टेस्टिंग होता है आपका कि सच में आप इसके लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। तो मैंने हर वो सपने में मैंने मांसाहार को रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं फुल्ली अलाइंड थी, मेरे सब फ्रेंड्स सब खाने वाले, जिसमें शाकाहारी स्वामीनारायण जेम्स भी थे और मेरे अलग मुस्लिम कम्युनिटी, सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वो लोग खाते हैं और मेरे रिलेटिव्स, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये था कि मुझे नहीं खाना है, दैट्स ऑल। तो ये था। फिर मैंने प्रॉपरली, क्योंकि मुझे अब मेरा गोल क्लियर हो गया, मुझे समझ में आ गया कि रूट कॉज मांसाहार है जिससे मैं बीमार होने वाली हूँ, तो मैंने उसको वो कर दिया, क्योंकि आगे मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करना था और फिर से मैं बीमार नहीं होना चाहती थी। अब मैं पढ़ने लगी, मैं बहुत एंजॉय करने लगी। मेरा रूटीन था सुबह 5 से 7 योगासनास करना। मैंने वेट लॉस कर लिया था, तो और ज़्यादा खुशी हो गई कॉलेज में जाके अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के जाना। तो ये सब चीज़ें मैं एंजॉय करने लगी। अब रियल चैलेंज आया, क्योंकि मेरी पढ़ाई गुजराती मीडियम थी तो सारा अंग्रेज़ी में था।
तो हालांकि मेरी रीडिंग राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं थी एग्जामिनेशन देने में, बट जब क्लास में बोलना आता था, बच्चों के सामने टीचर को आंसर देना पड़ता था, तो मेरी तो कभी हमने बोलने का प्रैक्टिस ही नहीं किया, ना ही स्कूल में किया ना ही घर में किया, तो अब बोलूँ क्या। तो हम बिल्कुल अपने आप को मतलब फेल्यूर समझने लगे थे कि इसमें मैं फेल हो रही हूँ कंपेयर टू अदर्स। तो खैर मुझे पता था कि कुछ नहीं कर सकते शॉर्ट टाइम में, और धीरे धीरे और कंपटीशन बढ़ने लग गया, और मैं कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी एमबीए की, क्योंकि वो क्रैक होने के बाद ही मेरा एमबीए में एडमिशन हो सकता था। तो पढ़ाई तो करती थी, साथ साथ में एमबीए एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करती थी। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं फेल हो गई, और यहाँ पे मेरे को जो रेगुलर पढ़ाई भी कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर था वो भी मेरे लिए टफ होने लगा था। तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे पूरे बाल झड़ गए थे। तो 2007 से लेके 9 तक तो ऐसे विजिबल नहीं हो गया, बट 9 के एंड तक, साल के 2009 के एंड तक मेरे बाल झड़ के वो विजिबल हो गया कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। तो अब मुझे ये नहीं पता था ये डिप्रेशन था, मानसिक था, क्योंकि कितना भी मैंने योगासनास किए, मैंने शाकाहार बन गई, मुझे मानसिक रूप से कोई हेल्प नहीं मिला मेरी योगासनास। और इसमें प्रॉब्लम ये था कि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती थी, और डिप्रेशन के सिम्टम्स ये थे कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहती थी। जब क्लास में जो कुछ चल रहा होता था, मैं फ्यूचर में रहती थी, और पास्ट इवेंट्स में रहती थी कि मैं फेल हो गई या फिर मेरा फ्यूचर का क्या होगा। तो मैं हर पल एंग्जाइटी के कारण मैं हेल्पलेस अपने आप को फील करती थी। सब कुछ कर रही हूँ, बट मैं अंदर से शांति की अनुभूति मेरी लाइफ में नहीं थी। सब कुछ था, घर था, माँ बाप थे, खाना था, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अंदर से अशांत थी, और बहुत अनरिजॉल्व क्वेश्चंस थे, और बहुत सारी धारणाएं थी। तो अब मुझे हेल्प चाहिए थी, तो मैंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि अब विजिबल हो गया कि मैं बीमार हूँ। अब मैं उस डॉक्टर के पास यही बोल सकती हूँ बाल झड़ने की दवाई दो, एक कि ये झड़ना बंद हो, बट अंदर से बहुत उथल पुथल था जो शांत करना था। तो तब मेरी लाइफ में पत्री जी आए। मेरे मामा डॉक्टर नरसिया सूरत में आरएमपी डॉक्टर हैं, तो उनकी 2 बेटियां हैं, वीना और संध्या। तो मेरे मतलब बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है। तो उनके द्वारा हमें पिरामिड ध्यान के बारे में जब मेरी एग्जामिनेशन से पहले, मतलब अक्टूबर सितंबर के टाइम में पता चला था। हमने उस टाइम में, मेरा फर्स्ट क्लास में ये इम्प्रेशन था मेरा कि जब मैं आंखें खोल के इतने आसन कर रही हूँ, इतना मैंने बदल दिया अपने डाइट को, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये लोग बोल रहे हैं आंखें बंद करो और सांस पे ध्यान दो और सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने बोला ये असंभव है। तो पापा को मैंने पहले ही ध्यान का क्लास में बोला कि पापा इसके बाद देखना कि 2-3 सेशंस के बाद ये लोग पैसा मांगेंगे, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे अपने मामा तो बिल्कुल उतर गए हैं इसमें, हमको नहीं उतरना है करके हमने डिसाइड करके वहाँ से चले गए फर्स्ट क्लास के बाद, मतलब मेडिटेशन क्लास के बाद सूरत में। हाँ, बट मेरा हमेशा एक ओपन माइंड ऑप्शन रखती हूँ कि व्हाट इफ मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो नेवर जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर पेज। तो मैंने वहाँ से पत्री जी के पैम्पलेट्स और कुछ मैगजीन्स उठाए, और हमने, क्योंकि इंटरेस्ट था बचपन से कि मेडिटेशन कुछ होता है, देखेंगे करके एग्ज़ाम के बाद मैंने सोचा कि उसको पढ़ेंगे। तो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई, अब मेरे पास फुल टाइम ही टाइम था। तो मेरे को अचानक से याद है कि तो वो क्लास में गई थी कुछ उठा, क्योंकि पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। अब मैं लेके बैठी हूँ, अब मैं पढ़ रही हूँ, बिल्कुल शॉक्ड पत्री जी के बारे में पढ़ के। कुछ ऐसे सवाल के जवाब, वो कॉन्सेप्ट था 3 ग्रैंड हैपनिंग्स इन मेडिटेशन, जहाँ पे आनापानसति, कायानुपासना और विपासना, विश्व शक्ति कैसे आती है, कैसे आप सांसों से जुड़ के फिर आपकी कायानुपासना होती है, फिर आपका थर्ड आई ओपन होता है एंड यू बिकम गॉड इन द लाइफ। तो सर ने क्लियरली लिखा है कि आप खुद भगवान हो और आपका सांस आपका गुरु है। मैंने बोला ये तो कुछ अलग लग रहा है। एंड मेरा सवाल था कि आंखें बंद करने से क्या होता है। तो हम ये 3 स्टेजेस से गुजरते हैं, आनापानसति, कायानुपासना, विपासना। हमारा अल्टीमेट गोल ध्यान का
थर्ड आई ओपन करना है, हमको आत्म साक्षात करना है, अपने आप को जानना है। इतना क्लियरली उन्होंने सारा पैम्पलेट में लिखा हुआ था। तो और एक बहुत सरप्राइजिंग बात था कि 50,000 किताब पढ़े थे और कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि आई एम योर गुरु, फॉलो मी। उतना उन्होंने रेफरेंस दिया, ओशो को पढ़ो, टॉरकॉम सार्डारियन को पढ़ो, ये ऑथर को पढ़ो, ये गुरु को सुनो। तो मुझे ये बहुत अलग लगे। अब ध्यान में जब मैं आई तो उन्होंने बहुत, जिसने भी ध्यान सिखाया बहुत अच्छा ध्यान सिखाया। तो बोले कि आपको 40 दिन ध्यान करना है और दर्द हो तो उठना नहीं है। दर्द का मतलब है कि आप सही ध्यान कर रहे हो, आपकी क्लींजिंग हो रही है बॉडी में। स्वाति जी, ये मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक इसी बात के लिए रुक जाते हैं या फिर उस पीड़ा में ही खोके रह जाते हैं और वो अपना पोस्टर को छोड़ देते हैं जी। तो मैं आपके इस अनुभव से थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहती हूँ। जो आपने अभी बोला कि अगर ध्यान के समय हमें कुछ पीड़ा हो रही है तो हमें केवल उसके साक्षी बनना है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा और कुछ बताइए। जी, तो देखो, उस जब ध्यान में कर रही थी ना, तो मैंने, मेरे जो टीचर थे जिन्होंने भी, क्योंकि मैं जानती भी नहीं थी, बट वहाँ पे बोला गया था पहली क्लास में कि आज जो आपने ध्यान सिखाया है इसको आप घर जाके 40 दिन तक करिए और ध्यान में आप आंखें नहीं खोलेंगे। अपनी उम्र के बराबर जितना समय निर्धारित है उतना समय 40 दिन तक ध्यान करना है और आंखें बिल्कुल नहीं खोलना है। और दर्द की अनुभूति होती है तो दवाई नहीं लेना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब आप सही ध्यान कर रहे हैं। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव साइन कि आप सही ध्यान कर रहे हैं, कि जो चीज़ बाहर के डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो ये शक्ति अंदर काम कर रही है, उसमें आप डिस्टर्ब करोगे तो काम कैसे होगा। तो ये लॉजिक मुझे बहुत समझ में आ गया था और हमने डिसाइड किया था कि इट्स वेरी गुड, कितना भी दर्द आने दो, अंदर कुछ ऑपरेशन चल रहा है तो जस्ट एक्सेप्ट इट। तो मैंने इसको बहुत इंस्ट्रक्शन समझ लिए थे और पत्री जी के बारे में और ये सब पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई कि यार इसी सवाल का तो मैं जवाब ढूंढ रही थी कि आंखें बंद करने से होता क्या है, इतने लोग आंखें बंद करके भगवान कर क्या रहे हैं। अब मुझे जवाब मिल गया। पत्री जी के बारे में बहुत अच्छा लगा देख के, सुन के कि इतना हम लोगों को, तो हम जैसे अभी हम पत्री जी से मिले नहीं हैं, उनके द्वारा लिखी हुई जो पैम्पलेट्स को हम बस पढ़े हैं। अब हम ध्यान तुरंत, क्योंकि खाली टाइम था, कुछ करना था नहीं, तो बैठे कि अब मैं करती हूँ सांसों पे ध्यान। जैसे मैं मेरी पहली सिटिंग थी, मेरे हाथ लॉक हो गए और मैं बिल्कुल ऐसा, तब तक मैंने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो भी नहीं देखा था ऑनेस्टली। बोला, मुझे बस इतना पता था कि सांसों पे ध्यान देना है, दैट्स ऑल। जैसे ही मैं सांसों पे ध्यान दी, मेरे दोनों हाथ ऐसे लॉक हो गए। हम 3 घंटे के लिए मैं ध्यान में रही और ऐसा मुझे लगा कि कोई बिजली का करंट मेरे शरीर में यहाँ से एंटर हो रहा है और इतना दर्द, जैसे कि कोई मेरे को मान लो हथौड़े से मार रहा हो, इतना दर्द। अब पता चल गया कि आंखें नहीं खोलना है और ये सही ध्यान कर रही हूँ तभी दर्द हो रहा है, तो हम सोचे कि बैठे रहें। और मुझे इतना था समझ में आ गया कि कोई शक्ति मेरे अंदर अब प्रवेश कर रही है। तो मैंने इसको एज अ पॉजिटिव साइन लिया कि जितना आप सहन करोगे उतना आपको बाद में फायदा होगा, तो उतने निखरते चले जाओगे। हाँ, तो इसीलिए मैं सोचा कि 1 ही घंटा क्यों करे, इतना तो खाली टाइम है, तो बैठे रहे 3 घंटा। तो पहली सिटिंग मेरा 3 घंटे का था, बहुत पेनफुल मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने इसको कंटिन्यू किया 6 दिन तक, 7 दिन तक रेगुलर। मतलब मुझे इतना पता है कि 6-7 दिन तक तो मैं बस सुबह उठती थी, खाना वाना कुछ ब्रेकफास्ट करती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर 3 घंटे का जो ध्यान कंप्लीट होके फिर दिन भर सोती थी, क्योंकि पेन बहुत रहता था बॉडी में। तो ऐसे मैंने 1 हफ्ता भर किया, फिर मैंने ध्यान रेगुलर किया। 40 दिन के बाद जो मानसिक रूप से जो मेरा एक भारीपन था, जो डर था, जो एंग्जाइटी थी, मैं देखा मैं बिल्कुल उससे बाहर आ गई। एंड अचानक से मेरे अंदर की एक नई कला निकल के आई, लिखना, जो मैं कभी नहीं लिखी थी पहले। मैं लिखना शुरू की अंग्रेजी में। आप भी आज भी मेरा आप ब्लॉग देख सकते हो, स्पीकिंग ट्री स्वाति पोनाला। तो ध्यान के तुरंत के बाद भी
मैंने शायद 15 दिसंबर को ध्यान करना है ऐसा कुछ शुरू किया होगा, और उसकी 10-15 दिन में ही मेरे अंदर से वो आ रहा है कि स्वाति आप लिखो। और बहुत फर्राटे से अंग्रेजी में हम लिखना शुरू कर दिए। तो अब रोका नहीं जा रहा था, तो हमने कुछ ब्लॉग ढूंढा और उस पर हम लिखना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से ध्यान के द्वारा मेरे अंदर 40 डेज में मेरा डिप्रेशन कंप्लीटली गॉन। जो मैं 2 साल से सफ़र कर रही थी, कहीं से मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे 40 डेज के अंदर, मतलब समझो कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक मैंने प्रॉपर ध्यान को अपना लिया और एंजॉय करने लगी। आपका स्वाति जी, जैसा कि सब कोशिशें कर ली आपने योगासन भी कर लिया, उससे पहले मेडिसिन भी ले ली, इतना सब करने के बाद भी आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। केवल एक आनापानसति ध्यान के माध्यम से, आंखें बंद करने से, सांसों पे ध्यान देने से आप बिल्कुल ठीक हो गए। कितनी अद्भुत चीज है। सिर्फ सांस ही हमारे इतने शक्तिशाली है जो हमें सब कुछ दे सकते हैं। सारी ऊर्जा जी का एक स्तोत्र है हमारा माध्यम। तो स्वाति जी, आपसे और आगे की कहानी को सुनना चाहते हैं। जी, अब मेरा कंप्लीट, मैं ऐसे ध्यान को एंजॉय करने लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हम इसको इतना जिंदगी का एक बहुत बड़ा ऐसा है, इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, मेंटल मेरा डिप्रेशन था, अब ठीक हो गया, क्या है, तो ध्यान करेंगे, पीसफुल रहेंगे, मज़ा आ रहा है, वही था मेरा। और कुछ इसमें कुछ बहुत कुछ है करके हम इसको लिया नहीं था ध्यान को। ठीक है, अब पत्री जी आने वाले हैं करके पता चला, तो पैम्पलेट वो छपे थे, तो पता नहीं क्या था, हम इतने पर एक्साइटेड होके सबको पैम्पलेट बांट रहे हैं कि बहुत बड़े गुरु आ रहे हैं, जबकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। सबको बोल रही हूँ कि लाइफ बदल जाएगी, मतलब ऐसे मार्केटिंग कर रही हूँ कि पूछो मत, जैसे मैं उनको जानती हूँ। मेरे घर के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट रहती थी, तो उनको मैं पैम्पलेट देने जब गई तो बोले कि अच्छा ध्यान, स्वाति तुम्हें ध्यान में इंटरेस्ट है, चलो मैं तुम्हें एक मूवी दिखाती हूँ। उन्होंने अपने घर में लैपटॉप में मुझे स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो 1 डे बिफोर पत्री जी को मिलने से पहले दिखाया। ओ माय गॉड, मेरा तो माइंड ऐसे ब्लो हो गया कि हम रात भर सोए ही नहीं। जो 1 घंटे का 57 मिनट का स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा। आनापानसति क्या है, पिरामिड शक्ति क्या है, आत्मा की यात्रा क्या है, कैसे हम ध्यान करने से हमारा यात्रा बेटर हो जाता है आफ्टर डेथ, ये सब इतना ब्यूटीफुली उस मूवी में दिखाया है। कॉस्मिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लो हो गया। और पहले तो प्रैक्टिकल था ही अनुभव, अब मैंने उसको विजुअली देख लिया कि ऐसे होता है एक ध्यानी की लाइफ में। तो इसको सिखाने के लिए कोई गुरु आ रहा है, मतलब और ज़्यादा मैं अहोभाव में थी। अब मेरा ये था कि आएंगे, कुछ अच्छा लेक्चर देंगे, तो खाना वाना के निकल जाएंगे। अब जैसे ही हम लोग करीब 300 लोग थे, और हमारा मामा का घर स्लम एरिया में था, जहाँ पे उनका नीचे हॉस्पिटल था, ऊपर पिरामिड उन्होंने बनाया था अपने पेशेंट्स के लिए, कि दवाई के साथ साथ वो ध्यान भी करके अपने आप को हील करे करके। तो अब मैं देख रही हूँ 300 लोग बैठे हुए हैं, सर एकदम गुस्सा होने लगे कि क्या समझ रखे हो अपने शरीर को, आप कब्रिस्तान है क्या, क्यों मांसाहार करते हो, निर्दोष जानवरों को क्यों खा रहे हो, क्या मिल रहा है आपको, करके डांटने लगे। और मैं ऐसे बाहर नहीं बोलती, बट मेरा इनर टॉक बहुत खतरनाक था। मैं बोली कि आप कौन हो जनाब कि आप हमको डांट रहे हैं, किस हक से डांट रहे हैं, एंड मान लो कि हम गलत काम कर भी रहे हैं तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है। हु आर यू, ये मेरे अंदर से एक बहुत क्वेश्चन आया। अब सर ने बोला तुरंत आंखें बंद करो, तो ध्यान में बिठाया। तो उस ध्यान के दौरान मैंने देखा, हालांकि विजुअली मुझे कुछ नहीं, सब ब्लैंक है, बट मुझे क्लियरली मैसेज आया, मैंने महसूस कर लिया कि पूरे धरती के पिता पत्री जी हैं, और एक माँ को जो दर्द होता है बच्चे के मौत के बाद खोने का जो दर्द होता है, वो दर्द इनको हो रहा है। हर एक जानवर उनका बच्चा है,
और हम इंसान भी उनके बच्चे हैं और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, तो उस हक से एज अ फादर ऑफ दिस प्लैनेट वो आके आपको बोल रहे हैं। तो फिर जैसे ही ध्यान से बाहर आई तो फिर मैंने उनको एज अ स्पिरिचुअल टीचर एक्सेप्ट किया। और एक सही स्पिरिचुअल टीचर सही बात वो गुस्से से बोले, प्यार से बोले, सच बोलेंगे वो। और तब तक मैं एक्सपोज हो चुकी थी स्वामीनारायण कम्युनिटी से, जैन कम्युनिटी से, तो वो लोग भी शाकाहार को प्रमोट करते हैं क्योंकि मेरी सूरत में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनकी ट्रेडिशंस और उन सबको मैं जानती थी कि कितना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनके गुरुज जो बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ये भी वही गुरु है, सेम ही चीज़ तो बता रहे हैं, नथिंग न्यू, तो ये अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये मैं समझ गई थी। अब मैं सर के पास गई हिम्मत से, क्योंकि और मुझे पता था कि जाएंगे तो पिटाई भी कर सकते हैं, बट ये कॉन्फिडेंस था कि मैं 3 साल से शाकाहारी हूँ। सर को मिलने से पहले मैं 2007 में छोड़ा था, सर को मैं मिली हूँ 2011 में, मार्च, मतलब 23 मार्च 2011 में। अब सर के पास इतना एनर्जी फील हो रहा है जैसे कोई समुद्र, मतलब ऐसे, और मैं ठिठुरने लग, मतलब शिवर करने लगी मेरी बॉडी उनके पास। बट मैं हिम्मत से बैठी और सर मेरी आंखों में आंखें डाल के बस देखे जा रहे हैं, और कुछ देर तक खाना भी उन्होंने सर्व किया, खिला रहे थे। कुछ नहीं बोले वो मेरे से, बस वो किसी औरों से बात कर रहे थे बट मुझसे कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने इतना ही बोला कि सर मैं स्वाति हूँ और मैं अभी थोड़े दिनों के बाद मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मैं पढ़ाई करने चली जाऊंगी, मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शाकाहारी 3 साल से हूँ। इतना मैंने अपना इंट्रोडक्शन सर को दे दिया था। तो और मैं कुछ लिखती भी हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सर ब्लॉग्स में। तो सर ने कुछ नहीं बोला। अब मैं दुखी हो गई कि मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो इतने लोगों से बात कर रहे हैं। अब उठ के चले भी गए 2 घंटे के बाद, 1 बज रहा था। मैंने बोला स्वाति बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आप एलिजिबल नहीं हो इनसे ज्ञान लेने के लिए। तो अगर ये मेरे गुरु होते तो कुछ बताते, ऐसा मैंने सोचा। तुरंत ऐसे मुड़े, क्योंकि वो आगे थे और हम उनके बिल्कुल पीछे थे, हम चप्पल पहन रहे थे, सर भी चप्पल पहन के नीचे उतर रहे थे सीढ़ी से। तुरंत पीछे सर मुड़े और मेरी आंखों में आंखें डाल के बोले, विदाउट अपना मुंह खोले, डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन। और हम सर को ऐसे देखते रह गए कि हो क्या रहा है, मतलब ये बोले तो सही बट कैसे बोले ये। और ये थॉट ही था कि तुरंत मेरे अंदर एक आवाज आई कि यस बॉस, और वो निकल गए। हम शॉक्ड हुए कि ये क्या हुआ कॉन्वर्सेशन। तुरंत मेरे अंदर से आवाज आया कि दिस इज कॉल्ड सोल टू सोल कम्युनिकेशन, कि एक आत्मा मौन में बात करती है और इसको बस आपने भी सुन लिया है इस बातचीत को। और मेरा माइंड बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि आप इस बूढ़े आदमी को पहली बार मिल रहे हो, तुम कैसे इनको बॉस बोल सकती हो। तो ये मेरा माइंड बोल रहा है। और दूसरा अंदर से मेरे अंदर से एक अलग आवाज आ रही है, नहीं 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 मैं इनको जानती हूँ, मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, आई नो हिम वेरी क्लियरली। और बहुत खुशी हो रही है अंदर से सर को देख के। और मैं सबकॉन्शियसली सर के मैसेज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा हम ज्ञान सिखाएंगे, स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो दिखाएंगे और हम भी अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। फिर मैं हैदराबाद चली गई। हाँ, इस बीच में एक इम्पॉर्टेंट एक ड्रीम आया था मुझे, जो मुझे लगा कि मेरा सोल पर्पस मुझे वहाँ पे दिखा। हालांकि वो मुझे तब नहीं समझ में आया था, वो ड्रीम भी नहीं था, मैं एक्चुअली उसको रियली एक्सपीरियंस करी मेरे को लगता है, क्योंकि उसके कलर्स और सब चीज़ें मुझे दिखी। मैंने देखा कि धरती पे जीना बहुत मुश्किल हो रहा है और मैं अपने परिवार के लोगों को और बहुत सारे लोगों को बोल रही हूँ कि फॉलो मी। और वहाँ पे कंडीशन ये था कि एक पर्वत की चोटी पे पहुँचना है और कोई एक अलग चीज़ वो हमको लेने आएगी और हमको इस धरती को छोड़ के दूसरे पे धरती पे शिफ्ट होना है। यहाँ पे अब असंभव है इस धरती पे रहना। माई जॉब वॉज टू हेल्प देम। सब लोगों को मैं बोल रही हूँ कि चलो यहाँ से
मेरे को फॉलो करो, फॉलो मी करके मैं बोल रही हूँ। तो इस दौरान मैंने देखा कि मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स मेरे को मतलब धोखा दे रहे थे या मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे, और बहुत सारे लोग मेरे को कुछ फॉलो कर रहे थे, नहीं फॉलो कर रहे थे। चैलेंज ये था कि पहाड़ चढ़ना है, फॉलो करना है। तो लास्ट में मैंने देखा कि मेरी बहन भी बीच में छूट गई और मैं अकेली पहाड़ पे चढ़ गई। पूरा आसमान पर्पल कलर का था और बहुत बड़ा गोल्डन कलर का यूएफओ मेरे सर पे खड़ा रह के स्वाति एंटर, प्लीज एंटर करके 3 बार बोला, स्वाति प्लीज एंटर, प्लीज एंटर, प्लीज एंटर। मैंने एंटर नहीं किया क्योंकि मैं दुख में थी, क्योंकि मैं उस पल ये देख रही थी कि मेरा काम था लोगों को हेल्प करना, और मैं एक आदमी को भी मैं मेरे साथ लेके नहीं आई। मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि मैं खुद एंटर हो जाऊंगी करके मैंने उसमें एंटर नहीं की। तो उस पल मुझे वो समझ नहीं आया वो ड्रीम, बट ये बाद में मैंने पत्री जी से बाद में बताऊंगी। तो इस तरीके से एक ड्रीम के थ्रू मुझे ध्यान में आने के 2 महीने के बाद ये ड्रीम में मुझे पता चला कि व्हाट इज माय रोल ऑन दिस अर्थ। मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ। अब कैसे हेल्प कर रही हूँ उस वक्त मुझे नहीं पता था। तो अब क्या है कि मैं कॉलेज में एंट्रेंस एडमिशन ले चुकी थी, और मैं हैदराबाद चली गई थी। ध्यान भूल गई थी ऑनेस्टली। मैं मूड के हिसाब से करती थी, जब भी करना है तो नहीं, क्योंकि मेरे लिए ध्यान एक माइंड को रिलैक्स करने का टेक्निक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पत्री जी को भी एज अ स्पिरिचुअल टीचर देखती थी, बट इतना कुछ नहीं, ही इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। तो अब ध्यान कभी कभी करती थी, कभी कभी नहीं करती थी, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ध्यान से मुझे फ़ायदा हो रहा है, कि ध्यान से मेरा डिप्रेशन जा रहा है, क्योंकि डिप्रेशन से तो मैं ऑलरेडी बाहर आ चुकी थी। अब फिर ध्यान को मैं क्रेडिट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ठीक हो गई हूँ, तो अब क्या देना या क्या करना। तो वो नॉर्मल रूटीन वाले चीज़ में मोड में चली गई। रियल ज़रूरत पड़ी जब मैं राजस्थान आई। मैं 15 दिसंबर 2013 को मेरा एक कंपनी में जॉब लग गया था। तो वहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था। तो मेरे साथ 6 बच्चे थे, जिसमें से 3 लोगों ने 2 ही महीने में रिज़ाइन कर दिया या किसी को निकाला गया। तो इतना स्ट्रेस था। तो अब हम सोचे कि ध्यान करेंगे। फिर से टाइम आ गया है, क्योंकि अकेले रहना है, कोई है नहीं, खुद से सब कुछ देखना है। तो रोज आधा घंटा ध्यान करके ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो ध्यान करती थी तब तो मेरा डे एकदम परफेक्ट जाता था, जो मैं प्लान करती थी, फुल एनर्जी। और जब ध्यान 2-3 बार, क्योंकि मैं शाम को मेरी हैबिट थी एनालाइज करना कि आज मेरा दिन कैसा गया। तो जिस दिन का मेरा एनालिसिस था कि जिस दिन मैंने ध्यान नहीं किया, उस दिन मेरा पूरा डे अच्छा नहीं था, मेरा फीलिंग अच्छा नहीं था। तो मैं सोची कि ये ऐसा हो रहा है कि जब हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तब मेरा दिन खराब जा रहा है, और ध्यान कर रहे हैं तो दिन अच्छा जा रहा है। इसका कोई कनेक्शन है क्या? तो चलो 2 दिन हम नहीं करते हैं, जानबूझ के अब नहीं करते हैं। और तू क्या फील कर रही हो, तो मैं लिखती थी कि अब 2 दिन करके देखते हैं कि क्या। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 15 जून 2013 से मैंने अक्टूबर नवंबर तक बिल्कुल हम शॉक हो गए कि ध्यान से ही अच्छा जा रहा है मेरा दिन, ये मुझे समझ में आया। और जब हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तो मेरा दिन खराब जा रहा है, मेंटल स्ट्रेस लग रहा है, परिस्थितियां से में काम आता है, सब पता है, बट एनर्जी नहीं है करने की, इच्छा नहीं है करने की, और इरिटेशन, थॉट क्लैरिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। और जब हम ध्यान कर रहे हैं तो फुल ऑफ एनर्जी, प्रेजेंट मोमेंट, बहुत मज़ा आता है हर चीज़ को, कितना भी चैलेंज हो, चैलेंज नहीं लगता। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ये जो आज मैं फील अच्छा कर रही हूँ इसके पीछे ध्यान है और कुछ नहीं है। तो अब मुझे साइंटिफिकली मैंने इसको कंक्लूड किया कि मुझे अब रेगुलर करना है ध्यान। और ये एक्सपीरियंस हमने पत्री जी को सुनाया कि सर अब मुझे समझ में आया, मतलब सीखने के 3 साल बाद, 3.5 साल के बाद,
कि ध्यान से ये ऐसा होता है करके अब मैं इसको समझ पा रही हूँ। बट सर मेरा एक सवाल है कि मानसिक रूप से हम बेहतर हो रहे हैं, बट आप जो लोगों को कमिटमेंट देते हो कि कैंसर भी ठीक होता है, ये भी होता है, ये सच में होता है क्या सर? मैंने तो नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से बुलवाते हो पैसा देके, क्योंकि साउथ में सब लोग आपको फॉलो करते हैं, यहाँ राजस्थान में कौन है? कोई नहीं है। तो क्या सच सच में ऐसा होता है क्या? क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ सर, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसा ही देखा है, लोग बुलवाते हैं अपनी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ध्यान अच्छा चीज़ है, आप अच्छे व्यक्ति हो ये मुझे पता है, बट ये इतने लोग बोल रहे हैं, ये मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है सर। या तो आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसा है कि आप ये बोल पा रहे हैं और हम में क्यों नहीं है? आपके जैसे आत्मविश्वास मेरे में क्या आए, कैसे आए? तो सर ने बोला कि मैडम आप ध्यान सिखाना शुरू करो, आपके खुद के स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे कि ध्यान क्या चीज़ है, आपको खुद पता चलेगा। तो मैंने बोला सर इतना ही? बोले कि हाँ इतना ही, आपको बस ध्यान सिखाना है और आपको पता चल जाएगा। माई फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ मेडिटेशन 75 ईयर ओल्ड पर्सन थे। 26 दिसंबर 2013 को मैंने उनको कॉन्शियसली ध्यान सिखाया, जब वो लकड़ी पकड़ के चल ही नहीं पा रहे थे। और 15 दिन के बाद उनका कॉल आता है कि स्वाति मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिना लकड़ी चल रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो उस वक्त हम गांव में थे। मैंने बोला कि सर मैं जयपुर में गांव में हूँ, सिटी में नहीं हूँ, जब मैं आऊँगी आपसे मिलूंगी। बट मैं बिलीव नहीं, मैंने पूछा कि कितनी देर किया ध्यान? बोले 5 मिनट। उम्र कितनी है? 75 मिनट। दिन है आपका 16, तो 40 दिन नहीं पूरा हुआ, पूरा टाइम भी नहीं कर रहे हो, तो ये असंभव बात है कि आप ठीक हो सकते हो। फोन मैंने अंदर से फोन रख दिया। तो 14 फरवरी को मैंने देखा कि वो अपने डॉगी के साथ बिना लकड़ी बहुत स्पीड से मेरे सामने चल के आ रहे हैं। मैंने बोला ये कैसे संभव हुआ, जबकि आप लकड़ी पकड़ के खड़े भी नहीं हो पाते थे? बोला कि थैंक्स टू यू। मैंने बोला क्या किया मैंने? आपने उस दिन आके ध्यान नहीं सिखाया, तो वही 5 मिनट में करता हूँ और आज अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने। तो और मेरे को अलग से वो आइसक्रीम खिलाने लेके गए, एंड इट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज इन माय लाइफ। कि उससे पहले मेरा बिलीव था कि ध्यान से सिर्फ मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं, बट अब मुझे एहसास हो गया कि इतना जो पेन 75 ईयर ओल्ड पर्सन का जॉइंट पेन था, वो 15 दिन में भी ठीक हो सकता है आनापानसति ध्यान से। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। स्वाति जी, आपने अपने भी अनुभव किए, आपने लोगों को ध्यान भी सिखाना शुरू कर दिया। पत्री जी जो एक बात बोल रहे थे कि आप सिर्फ ध्यान करो और कराओ लोगों को, सिखाओ लोगों को, आपने ये शुरू कर दिया। तो अभी आपकी इतनी अच्छी यात्रा से हमने बहुत कुछ अभी समझा, अभी बहुत कुछ है आपके मिरेकल्स को, आपने और क्या क्या सीखा और कैसे ध्यान प्रचार आपने आगे किया, उसके बारे में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू। दर्शकों, जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने होते हैं। जब तक हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं तब तक हम उसको देख नहीं पाते। जब पूर्ण समर्पण कर देते हैं उसमें तो हमें बहुत कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो स्वाति जी की इस सुंदर यात्रा में अभी तो उन्होंने पहला पड़ाव रखा है कि उन्होंने खुद ध्यान करके आगे शुरुआत करी है ध्यान सिखाने की, और आगे क्या क्या मिरेकल्स हुए उनके इस जीवन के अंदर, कैसे वो ध्यान प्रचार कर रही हैं, कैसे उन्होंने जीवन को एक सुंदर शिखर तक ले जाने के लिए, जो कि वो अकेली वहाँ पर नहीं गई, उन्होंने उस दरवाजे को वहीं छोड़कर वापस आ गई। अब आगे वो कैसे वहाँ तक पहुँचती हैं जानेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। हमने बोला कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भार्गव बोले कि मैं नॉर्थ इंडियन, मुझे हिंदी नहीं आता, मैं क्या करूँ? तो एवरीथिंग विल कम टू यू इन योर मेडिटेशन करके वो बोले।
अब शादी के बाद हम दोनों ने निर्णय लिया था कि हम घर से पैसा नहीं मांगेंगे, जो है खुद से हम वो करेंगे, क्योंकि उनका बिलीफ ही नहीं है। दोनों फैमिली में अब ध्यान में उतना किसी का वो नहीं है, तो हम सपोर्ट कैसे मांगेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये भी नहीं थे रेंट भरने के लिए, और उस कंडीशन में हमको मैसेज आता है कि तुमको वेजिटेरियन रैली करना है। बाबा जी को मैंने बोला कि आपको मेरी कंडीशन तो पता है, वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बट अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आप मुझे ऐसा काम क्यों दे रहे हैं। दुनिया में एक कपल दिखा दो जो शादी के बाद है ना लोन लेके रैली कर रहा है। बाबा जी बोले, तेलुगु में बोले कि भगवत गीता तुम नहीं पढ़ी हो क्या? कृष्णा ने अर्जुन को क्या बोला था कि जितना इंसान दुख में सीखता है, सुख में नहीं सीखता है। PMC हिंदी बदले जीवन।